अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हॉलिडे रजनिक रेन मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 11 से। पॉइंट नंबर 11 हमें कहते हैं वी कैन यूज एनी फिनोमिनन दैट रिपीट इटसेल्फ एज अ मेजर ऑफ टाइम। कि जो टाइम के लिए जो हमने स्टैंडर्ड जिसको हमने बनाना है उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को रिपीट करता हो। तो जब वो अपने आप को रिपीट करता हो तो उस फिनोमिनन को आप क्या कर सकते हैं, आप एज अ टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड उसको बना सकते हैं। वी कुड यूज एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, हम पेंडुलम को भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो पेंडुलम होता है वो भी क्या करता है, वो भी अपने आप को रिपीट करता है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम रिपीट करता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये भी क्या करता है, ये भी अपने आप को रिपीट करती है। फॉर एग्जांपल ऑफ मैनी रेपिटेटिव फिनोमेना, जैसे अभी यहाँ पर उसने 3 जो आपको फिनोमेना बताए हैं, वो कह रहे हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे रेपिटेटिव फिनोमेना मौजूद है नेचर के अंदर। जैसे द रोटेशन ऑफ अर्थ which determines the length of the day was used as a time standard for centuries। सदियों तक जो है ना, यानी कि बड़े लंबे अरसे तक जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, आप जानते हैं कि अर्थ के पास कितनी मोशन होती है, 2 तरह की मोशन होती है, सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। तो वो कह रहा है कि जो रोटेशन ऑफ सर अर्थ है उसको हम काफी देर तक हम क्या यूज करते रहे, हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड को यूज करते रहे हैं। वन मीन सर सोलर थोड़ा क्वार्ट्ज क्रिस्टल को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को देखिए, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जी होती सर। हैं ये पीजो इलेक्ट्रिक होती हैं। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि जब आप इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनमें ये बिजली जनरेट करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। क्वार्ट्ज को आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे ना, सर वहां पर हम इनको डिटेल से डिस्कस। फिलहाल आप ये समझ लें कि जो क्वार्ट्ज है ये क्या होते हैं, ये पीजो इलेक्ट्रिक होती हैं। तो इनको जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करती हैं तो ये फिर क्या करती है, ये बिजली को जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। यही वजह है कि जो हमारे क्लॉक्स होती हैं वो क्वार्ट्ज से बनी होती हैं। जुनैरा आपकी तरफ इशू है, वॉइस आपको सही आ रही है। तो घड़ियों के ऊपर क्वार्ट्ज लिखा भी होता है, क्लॉक्स के ऊपर क्वार्ट्ज लिखा होता है। आवाज नहीं आ रही? सर आप आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो पीजो इलेक्ट्रिक होती हैं ये वो मटेरियल होते हैं जब आप इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी देती हैं। आगे फिर जाहिर है कि जब हम जैसे जैसे चलते चले जाएंगे मटेरियल के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे सॉलिड के अंदर, तो क्वार्ट्ज से ये काफी सर जो अ- क्लॉक्स होते हैं ना जी, अगर प्रेशर अप्लाई करना छोड़ देंगे तो फिर ये रिपीट फिर कैसे नहीं करेगा? होगा। वही बात है ना कि इसको हमको सारा कंटिन्यूसली आप इसको प्रेशर देना पड़ेगा तभी ये आपको दे सकता है, अदरवाइज तो नहीं ना दे सकता। जब हम इनको ठीक घड़ियों है में सर। यूज करते हैं तो पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए इसको सप्लाई दी जाती है और ये फिर क्या करता है, ये अपने आप को वाइब्रेट करता रहता है। तो उससे फिर ये टाइम में ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये यूज होता है। आप अक्सर देखा होगा घड़ियों में भी क्वार्ट्ज लिखा होता है और क्लॉक्स के अंदर भी क्वार्ट्ज लिखा होता है। तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव घड़ियाँ वो भी एक्सपेंसिव भी होती है इस वजह से, तो उनको ज़ाहिर है कि इसकी सारी जो वर्किंग हमने करनी होती है उस पर खर्चा आता है इसलिए। लेकिन अच्छा ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डेली लाइफ के लिए ये अच्छा टाइम इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि जब आप एटॉमिक दुनिया में जाती हैं, साइंटिफिक के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर फिर ज़ाहिर है हम और अच्छे जो है ना वो हम जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सीजियम जो है उसको हम यूज कर, वो सारा कुछ अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो कह रहा था जो रोटेशन ऑफ अर्थ है इसको काफी देर तक हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज करते रहे, यानी कि इसकी बेस पर हम अपने जो सारी जो क्लॉक्स वो हमने बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई तो हमने देखा है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है ये कांस्टेंट नहीं होती, ये भी चेंज होती है। ये भी हम आगे देखेंगे जब हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे ना, ये एक एमसीक्यू भी आता है वहां पर। तो वहां पर हम इसको डिटेल से देखेंगे कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है
वो किस तरह वो मतलब चेंज होती है। सर्कुलेटिंग मोशन तो हमने देखी है ना, कि क्योंकि सर्कुलेटिंग मोशन एलिप्टिकल ऑर्बिट में होती है। तो चूंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट आप जानते हैं कि वहां पर जब वो जो एलिप्टिक है, जो एलिप्स होती है, उसका जो यहाँ पर ये सूरज फोकस पर मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर अगर अर्थ है, जब अर्थ सूरज के पास होगी तब उसकी स्पीड तेज होगी, जब वो सूरज से दूर होगी तब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो सर्कुलेटिव मोशन पे तो हमें आइडिया है कि जो अर्थ है उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहती है। रोटेटरी मोशन का मतलब ये है कि अर्थ खुद घूमती है। तो वो हम आगे देखेंगे, जो जब अर्थ खुद अपने एक्सिस के घूमती है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, इस पे क्या फिनोमेनन ऐसे हैं जो इसकी स्पीड को वो वेरिएबल कर देते हैं। वो भी आगे एमसीक्यू डिस्कशन में हम, ये एक एमसीक्यू आया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर या आगे, तो वो उसको हम वहां से डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वार्ट्ज क्लॉक बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल, देखिए ये वही बात, इलेक्ट्रिकली सस्टेन्ड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आपको यानी कि वो प्रेशर जब आप देंगे तो ये बिजली है वो अप्लाई करेगा। सर वेल एज सेकेंडरी टाइम स्टैंडर्ड, तो ये अच्छा टाइम स्टैंडर्ड यहाँ पर एक है। A quartz clock can be calibrated against a rotate, वो कह रहा है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ थी, जब हमने उसको रिप्लेस किया तो उसको किससे रिप्लेस किया, क्वार्ट्ज के साथ रिप्लेस किया। तो रोटेशन ऑफ अर्थ से ये क्वार्ट्ज क्लॉक ये ज्यादा अच्छे वो साबित हुए इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। The best of these have kept time with the precision of about 1 second in 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 10 10 लाख 2 लाख सालों में। जब तो ये कितना टाइम एरर देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का। यानी कि 2 लाख साल बाद आपकी जो घड़ियां हैं उनमें असल टाइम जो है उससे कितना वो मतलब वायलेट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड करेगा। लेकिन वो कहता है कि दिस प्रिसीजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डिमांड ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 1 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है, हमारे लिए तो 1 सेकंड कुछ नहीं है, तो आप तो अफोर्ड कर सकते हैं। यही वजह है कि डेली लाइफ में आप क्वाड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड आपको ये प्रिसीजन दे रहा है। लेकिन जब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाते हैं, जब आप एटॉमिक वर्ल्ड पे जाती हैं, तो वहां पर ये बहुत बड़ा टाइम है 1 सेकंड। इसलिए वहां पर फिजर है कि आपको और अच्छी जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको चाहिए। सर ये जो अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसका कॉन्सेप्ट अभी तक एग्जाम में नहीं बैठा क्लियर। इसका क्या होगा? मतलब अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ अंडरस्टैंड। यानी कि आप हम वर्किंग देना पा रहे कि क्वार्ट्ज को किस तरह यूज करती हैं, वो तो हम आगे जब वो आए डिटेल में पढ़ेंगे ना। अभी हाँ जैसे सर, हम यही और यही पूछ रहा हूँ कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का अर्थ की रोटेशन से क्या ताल्लुकात है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये नहीं कहा कि अर्थ के साथ इसका ताल्लुक क्या है। मैंने ये जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, ये एज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज हो रहा था। तो जब फिर इसमें खामियां आनी शुरू हो गई, तो जो रोटेशन ऑफ अर्थ वाला जो टाइम स्टैंडर्ड था उसको हमने खत्म कर दिया, और उसकी जगह पर हमने किसको टाइम स्टैंडर्ड बना लिया, क्वार्ट्ज को। ये बात मैं कह रहा था, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि क्वार्ट्ज अच्छा सर, अब क्लॉक, क्लियर हो गया। हाँ जी, कैन बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द रोटेटिंग अर्थ बाय एस्ट्रोनॉमिकल। और यहाँ पर जो मतलब इंग्लिश में लिखा है उसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ के रिस्पेक्ट, बल्कि वो कह रहा है कि इसके अगेंस्ट, कि जो हम इसको कैलिब्रेशन करते हैं वो हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से करती हैं, और इसको जो मेजर ये जो टाइम करता है लैब में उसमें ये वो हमें प्रेसिजन दे रहा है। 2 लाख सालों में सिर्फ 1 सेकंड इसका वो एरर आता है। तो इसलिए हमने रोटेशन ऑफ अर्थ को हमने क्या कर दिया, हमने स्किप कर दिया, और इसके यहाँ पे क्या यूज करना शुरू कर दिया, क्वाड को यूज करना शुरू कर दिया। फिर वो कहता है कि 1967 में 13वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में जो वेट्स एमआईए पर हुई थी, उन्होंने क्या किया, अडॉप्टेड अ डेफिनेशन ऑफ द सेकंड बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted by a cesium atom। तो क्वाड जो है जैसे अभी हमने बताया कि वो भी अच्छा वो मतलब है, वैसे तो डेली लाइफ में वो आपको सही है, लेकिन जाहिर है कि एटॉमिक वर्ल्ड में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसको रिप्लेस करके फिर क्या आ गया, फिर हमारे पास सीजियम क्लॉक आ गया। फिर सेकंड को डिफाइन किया गया, द सेकंड इज द ड्यूरेशन। ये वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू और इंटरव्यू में एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछ सकती हैं।
रेडिएशन emitted by a isotope of cesium atom। ग्राउंड स्टेट में जो आप जानते हैं कि सारी जो एटम वो वाइब्रेट करते रहती हैं। वो कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो सीजियम एटम है जितना वो ड्यूरेशन लेता है इतनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, उस ड्यूरेशन को हमने क्या बोला, उसको ड्यूरेशन को हमने 1 सेकंड बोला है। तो अल्लाह की कुदरत देख ले कि 1 सेकंड पलक झपकने का टाइम होता है। उस इतने छोटे से टाइम में ये जो सीजियम एटम है ये इतनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। A so-called cesium fountain clock developed at the National Institute of Standards and Technology. Its precision is about 1 second in 20 million years. अब देखिए वो कितना दे रहा था, वो 2 लाख सालों में 1 सेकंड दे रहा था, और ये 20 मिलियन ईयर्स, 20 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होती हैं। तो यही पता नहीं 20 करोड़ बनता है या 2 करोड़ बनता है। इतने सालों में ये कितना देगा आपको? 1 सेकंड एरर देगा। तो वो यहाँ से देख लेंगे ये कितनी ज्यादा ये अच्छी हैं। By comparison with the cesium clock, variation in the rate of rotation of Earth over a 4-year period। वो कह रहा है कि by comparison with the cesium clock, अगर हम comparison करें variation in the rate of rotation of Earth over a 4-year period, these data suggest what a relatively poor time standard है। रोटेशन ऑफ अर्थ हमें कितना दे रही है? 4 साल का। वो मतलब है 4 साल के वो हमें क्या दे रही है? वो हमें एरर दे रही है। तो वो फिर कहता है कि जब आप डाटा को सजेस्ट करते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो हमें पता चलता है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ जिसको हम सेंचुरीज तक हमने इसको अडॉप्ट किया था वो कितना पुअर टाइम स्टैंडर्ड था हमारा। कैसे मैयर की गई? देखिए जाहिर है ये डायरेक्टली तो मैयर नहीं की जा सकती, लेकिन काउंटर होती हैं वो काउंट करते रहते हैं, तो वहां से आप इनको मैयर कर सकती हैं। सही मुल्ला, ये एटॉमिक काउंटर होती हैं, तो वो वहां से फिर आपको मैयर कर सकते हैं, या फार्मूलाज के जरिए भी कर सकती हैं। तो मतलब है आपको फ्रिक्वेंसी का पता हो तो वहां से फिर आप इसकी और नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल सकती हैं। तो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। सर उस काउंटर का नाम क्या है? वही बात बता रहा हूँ कि 2 तरीके हो सकते हैं, या तो काउंटर के जरिए वो उन्होंने मेजर किया होगा, या फिर इनडायरेक्ट मेथड यानी कि फार्मूले से किया होगा। कि अगर आपको फ्रिक्वेंसी का पता है तो फिर वो क्या करते हैं कि उस फ्रिक्वेंसी से नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल सकती हैं। इस मेथड से वो निकाल सकते हैं। जैसे मैथ ऑफ अर्थ है कि हम कहते हैं कि मैथ ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg है। अब ये कोई ऐसा कंडा तो है नहीं, ऐसा तराजू तो है नहीं है। जैसे हमें मैथ ऑफ सन हमने बता दिया, मैथ ऑफ अर्थ बता दिया, जितने भी बाहर प्लैनेट है उन सब का हम क्या कहते हैं, मैथ हम बता देते हैं। तो ऐसा कोई है तो नहीं जिससे हम ये सारा तोड़ सकते हैं। वही सारी बातें आ जाती हैं कि कुछ हम फिर क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं, फार्मूलाज को यूज करते हैं, फिर उससे हमें क्या हो जाता है, ये सारी हमारी कैलकुलेशन आ जाती हैं। तो अभी अगर वो इस पे मैंने सर्च नहीं किया होगा कि ये कैसे मेजर करती हैं, कि जो आप सारा पूछ रहे हैं ना कि ये कैसे मेजर करते हैं, अभी उस पे मैंने नोट नहीं बनाए। अभी जस्ट मैं क्या दे रहा हूँ आपको, सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर आप ये जानना चाहती हैं कि जी ये वाइब्रेशन हमने कैसे मालूम कर लेती है, अपनाना, तो फिर है कि हमें इसके अंदर वो मजीद डेप्थ में फिर हमें जाना पड़ेगा, और ये काफी फिर आगे सवाल पेचीदा होते चले जाती हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिन पर आप वो हैरत ज़्यादा हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कि हमें कैसे पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी है 3 × 10⁻28 और 8 मीटर पर सेकंड, ये हमने कैसे कैलकुलेट की। जैसे स्पीड ऑफ जो हमारे पास 1 मीटर है तो उसको हम क्या करते हैं, 1/डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करती हैं, तो वो फिर हमारे पास उसको 1 मीटर हमने कंसीडर की है। ज़ाहिर इसके पीछे लंबा चौड़ा रिसर्च वर्क होता है, तो ये सारी वो वहाँ पर होती हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगा, या जो आपके क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होना है तो वहाँ पर आप ये क्वेश्चन आप पुट कर सकती हैं, तो वहाँ पर फिर आपके इनके जवाब दे दिए जाएंगे। फिलहाल हम कंसेप्ट को देख रही हैं। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी। The maintenance of timekeeping standard in the United States is the
सर 16 पॉइंट हमें क्या बताता है कि जो एरर हमें सीजियम एटम देता है उसने 20 कंपैरिजन मिलियन में, किया हुआ है उतना ना, 4 days में होता है, उसने उतना ही वो कंपैरिजन हमें 4 days में देती है एरर। की। सर क्या इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर हम कंपेयर करें तो जितना एरर सीजियम 20 मिलियन ईयर्स में देता है, उतना ही एरर जो अर्थ है हमारे पास वो अर्थ की रोटेशन 4 ईयर्स में देती है। नहीं नहीं, अगर आप इंग्लिश देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि वेरिएशन इन द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ओवर अ 4 ईयर पीरियड। वो कह रहे हैं कि आपने कंपैरिजन की है, बाय कंपैरिजन, क्योंकि आप रह रहे एचआर की इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होती है, वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। वो लिखे है बाय कंपैरिजन विद द सीजियम क्लॉक, हमने कंपैरिजन किया है सीजियम क्लॉक के डाटा से। और किसका कंपैरिजन किया? वेरिएशन, जो तब्दीली आई है इन द रेट ऑफ रोटेशन, जो अर्थ की जो रोटेशन की जो स्पीड है ना, उसमें कितना वेरिएशन आया है 4 साल के पीरियड में। दो बातें हो गई। फिर वो कहता है जो हमें डाटा मिला है, वो डाटा में सजेस्ट करता है कि जो 4 सालों में रोटेशन ऑफ अर्थ में इतनी ज्यादा वेरिएशन आई हैं। अब सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में उसने ये हमें बताया है कि जो टाइम, जब हमने टाइम के लिए जो वो स्टैंडर्ड फिक्स करना है, उसका वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उसमें वेरिएशन ही होनी चाहिए। वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिपीट करना चाहिए अपने आप, उसमें वेरिएशन ना आए। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि 4 ईयर पीरियड में इतनी ज्यादा वो यानी कि वेरिएशन आती है। अर्थ, सर समझ आ गई, यानी कि अर्थ रोटेशन में वेरिएशंस जो हैं वो ज्यादा आ रही थी, बहुत ज्यादा। हाँ जी। और जब हमने फिर सीजन के क्लॉक किया, हमने वो सारे वहाँ पे डाटा किया, फिर हमें रियलाइज हुआ कि अर्थ जो है वो हमें कितना सुपर स्टैंडर्ड हम वो माजी में यूज करते नहीं है। हाँ जी, सलीम मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए आपके। ये कौन सी क्लास के क्वेश्चन हैं? ये अलीमा हम पढ़ रही है HR के हेलिडे रेसिक रेन, उसका चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हम पढ़ रही हैं। तो उसके जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ये स्टडी कर रही हैं। मेंटेनेंस ऑफ टाइम कीपिंग स्टैंडर्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? USNO, ये MCQ आ सकता है। और ये कहाँ पर होता है? वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC, ये अमेरिका का कैपिटल भी है। द USNO, ये किसका एब्रीविएशन है? ये एब्रीविएशन है नेवल ऑब्जर्वेटरी का, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ऑब्जर्वेटरी का। रिप्रेजेंट द कंबाइंड आउटपुट, यानी कि यहाँ पर एक क्लॉक नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ क्लॉक्स है, उन सब की जो कंबाइंड आउटपुट है ऑफ एन असेंबली ऑफ सीजियम क्लॉक्स एंड हाइड्रोजन मेजर्स। सीजियम क्लॉक को भी उन्होंने लिया हुआ है और हाइड्रोजन मेजर को भी यूज किया हुआ है। हाउस्ड इन 20 सेपरेट एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड वार्ड्स, कि 20 जो जगह पर उन्होंने क्या किया, सेपरेट, हर एक जगह के सेपरेट एनवायरमेंट है। वहां पर हमने क्या की, ये असेंबली है सीजियम क्लॉक्स की और मेजर्स की, इनकी जो कंबाइंड आउटपुट है वो भी ये क्या करता है, वो ये यूज करता है USNO, उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर क्लॉक। ये सारा कुछ हम क्यों करती हैं? ताकि हमारी जो प्रिसीजन है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी होती चली जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी एरर है एटॉमिक वर्ल्ड में आपके रिजल्ट को तबाह कर सकती है। आपके सारा जो रिसर्च वर्क है, जहर है, जब हम एटॉमिक वर्ल्ड के अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी थोड़ी सी मिस्टेक वहां पर हो गई है, उनके रिजल्ट को जब हम यूज करके हम कोई स्पेसशिप बनाती हैं या हम कोई लॉन्च करती हैं, तो जाहिर है कि हमारे जो रिजल्ट वो कुछ और होंगे, क्योंकि उसमें तो एरर आ गया। तो आप जानते हैं कि जो स्पेस वाला जो होता है प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको अरबों खरबों लग जाती है। इसलिए यहाँ पर आपने जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, वहां पर गलती का चांस नहीं होता, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती, आपकी थोड़ी सी 19 स्पेस वहां पर आपके खरबों का नुकसान कर देती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि साइंटिस्ट यही कोशिश है वो बेहतर से बेहतर वो क्लॉक को चलते चले जाएं। अभी तक उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च वर्क जो कंटिन्यूअस वो चलता ही चला जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर। द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, आपको लेंथ पर आ गया है, वाज अ बार ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय। ये ना जो नोट आई थिंक, हाँ जी, जो मैंने अपडेटेड नोट्स थे ना, वहां पर हाइड्रोजन मेजर का मैंने डिस्कशन की हुई है कि वो क्या होती हैं।
तो ये पुराने नोट्स हैं, तो इनके अंदर वो ऐड नहीं हो सका। तो चले फिर वो बाद में देख लेंगे हाइड्रोजन बेस। तो अब वो बात कर रहा है लेंथ पर। द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ, सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, पाकिस्तानी बुक में आज ये लिखा होगा है, प्लैटिनम, इरेडियम, एलॉय। एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर। अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय बनाती हैं। और वो एलॉय जो हमने बनाया था वो किससे बनाया था, प्लैटिनम और इरिडियम से। उससे हमने क्या बनाया, हमने एक बार ब्रेक रॉड बनाई। तो वो सबसे पहले हमारा क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ मीटर था। जितनी उसकी लेंथ थी उसको हमने क्या बोला था, 1 मीटर का नाम दिया था। और वो कहाँ पर रखा हुआ था, इंटरनेशनल। ये सारे एमसीक्यू यहाँ से बन रहे हैं। इन एमसीक्यू को आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस, पेरिस के नजदीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू, अगर ये रॉड है ना जो प्लैटिनम इरिडियम से बना हुआ है, तो ये एंड और ये एंड, इन दो एंड्स के दरमियान जो जितना भी डिस्टेंस है उसको क्या बोला, उसको 1 मीटर का नाम दिया होगा है। और ये इसका जो टेम्परेचर वो कितना रखा हुआ है, 0 डिग्री सी पर। Spotted mechanically in a prescribed way was defined to be 1 meter. Historically, the meter was intended to be one. वो आप बात कर रहे हैं हिस्टोरिकली की। हिस्टोरिकली हम क्या कहते हैं कि जो 1 मीटर है वो क्या चीज है, 1/10 मिलियन, 1/10 मिलियन ऑफ द डिस्टेंस। किसके डिस्टेंस का हमने 1/10 मिलियन लेना है, नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर। नॉर्थ पोल से आपने चलना है और कहाँ तक जाना है, इक्वेटर तक। किसके जरिए आपने जाना है, मेरिडियन। ये लाइन है जो पेरिस से गुजरती है। तो जितना डिस्टेंस बनता है ना नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक थ्रू मेरिडियन लाइन जो पेरिस से गुजरती है, इस लाइन से जितना डिस्टेंस बनता है उसका आपने क्या लेना है, 1/10 मिलियन पार्ट लेना है। वो जो 1/10 मिलियन पार्ट होगा उसको आप क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। ठीक हो गया। However, accurate measurements show अच्छा that सर, यहाँ भी डिस्टेंस का हम अलॉय लेते हैं, फिर हमने अर्थ को नहीं भी नहीं, यहाँ पे कंसीडर कैसे किया? पहले ये हिस्टोरिकली की बात कर रहे हैं, ये और पीछे चला गया है। वो कह रहा है कि जो मीटर है ना इतना होना चाहिए। ठीक है, फिर वो बाद में जो डॉट आता है वो बाद में आता है। ये बात पहले आती है क्योंकि लिखा भी हुआ हिस्टोरिकली। जो रॉड वाली बात है वो बाद में आती है। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अब वही बात कर रहा है कि हाउएवर एक्यूरेट मेजरमेंट शो दैट द स्टैंडर्ड मीटर, जिसको हमने प्लैटिनम इरिडियम वाला था, डिफर स्लाइटली। कितना डिफर कर रहा था, 0.023% डिफर कर रहा था इस वैल्यू से जो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो यानी कि ये एक्यूरेट तो ना होगा। फिर आगे वो डेवलपमेंट होती चली गई। अब मोर प्रिसाइज एंड रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब है आप उससे कई कॉपीज बना सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ वाज ऑब्टेन्ड when the American physicist Albert A. Michelson in 1893 compared the length of the standard meter with the wavelength of red light. पहले क्या यूज हो रहा था, प्लैटिनम इरिडियम का वो मेटल बार। अब आया कि अमेरिकन फिजिस्ट आया, डेट भी आपको याद होनी चाहिए और कंप्लीट नाम याद होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ माइकलसन याद रख लो। टाइम का पेपर में क्या करता है, चारों ऑप्शन में ही माइकलसन आ जाता है। इसलिए आपने को पूरा नाम याद रखें ताकि कोई गलती का चांस ना रहे। एल्बर्ट ए माइकलसन 1893 में इसने मीटर की नई डेफिनेशन दी। इसने क्या किया, इसने बोला कि जो कैडमियम है वो क्या करता है, कैडमियम की से जो रेड लाइट एमिट होती है उसकी वेवलेंथ को उसने क्या बोला, 1 मीटर बोला। क्या ये स्लाइड्स ग्रुप में भी शेयर की जाती हैं या साथ साथ आप लोग, नहीं ग्रुप में शेयर की जाती हैं हलीमा, ये नोट्स ग्रुप में शेयर किए जाती हैं। और इनकी जो असेस है वो आपको फॉरएवर होती है, पूरी जिंदगी के लिए होती है। अगर आपसे मटीरियल डिलीट भी हो जाता है ना तो तब भी आपको मटीरियल विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको उसी फी के अंदर जो आपने पहली दफा दी होती है उस फी के अंदर दोबारा आपको शेयर कर दी जाती है। यानी कि आपसे कोई दोबारा नई फी नहीं ली जाती। तो आप देखिए मीटर की डेफिनेशन बदल गई। अब इसने क्या किया, इसने बोला कैडमियम एटम से जो रेड लाइट एमिट होती है उसकी वेवलेंथ उससे मीटर का नाम दे दिया।
Michelson carefully measured the length of meter bar and found that the standard meter was equal to, अब उसने क्या किया, पहले उसने ये वाला काम किया कि उसने बोला कि मीटर की डेफिनेशन बदली, फिर उसने क्या किया, जो स्टैंडर्ड मीटर बार था। मीट होती है क्या? जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर कैडमियम रेड लाइट कैसे एमिट होती है? मतलब क्या वो चमकदार होता है, कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से खुद ब खुद लाइट एमिट होती है, या हमें उसके ऊपर कोई एक्शन करना पड़ता है जिसकी वजह से वो लाइट एमिट करता है? देखिए, रेड लाइट एमिट होने की सबसे पहले बताएं मतलब क्या है, कि वो हाई एनर्जी की एमिट करेगा या लो एनर्जी की। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये आवाज की क्या इशू क्या है? अब आ रही है आवाज? ले, सर लेड लाइट का मतलब है लो एनर्जी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती है ना। हाँ जी, देखिए इसकी लो एनर्जी पे एमिट करता है। आपने ब्लैक बॉडी वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कि वो रेडिएशन, आवाज नहीं आ रही यस सर, आवाज आ रही है। सर अब है आ ना? रही है। ये आवाज ब्रेक क्यों हो जाती है? पहले तो आती सर थोड़ी बहुत ब्रेक कर रही है, लेकिन आ रही है अभी, थोड़ी बहुत इंटरनेट की ब्रेक वजह से करती हो है। रही है, वैसे हो रही है। शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है सर। अब देखिए, बात ये है कि सारी जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो रेडिएशन एमिट करते ही करती हैं, हम भी रेडिएशन एमिट करती हैं, हर एलिमेंट एमिट करता है, ठीक है। तो सम टाइम आपको हीट भी करना पड़ता है, तो या सम टाइम वो क्या करता है, ब्लैक बॉडी सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करके फिर उसको क्या करता है, एमिट करता है। तो यानी कि अगर आप बोले ना कि ऐसे ही पड़ा पड़ा वो एमिट करता है करना हो, आपको उसको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। तो जब वो भेजेंगे, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो वो फिर एमिट करेगी रेड लाइट। तो आप ये यानी कि यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना ज्यादा एनर्जी की वो एमिट नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर आपने एमिट करवानी है ना लाइट, तो आपको हीट आप देना ही पड़ेगा, चाहे वो हीट आप दे रही है या वो हीट सराउंडिंग से ले रहा है, ठीक है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। मीना, जी सर क्लियर है। विदाउट हीट वो कोई भी जो एलिमेंट है या ब्लैक बॉडी वो एमिट नहीं कर सकता, या वो हीट आप उसको देनी पड़ती है या वो सराउंडिंग से लेता है। आप जो हम है, अब अगर हमें कोई गर्म तो नहीं करता, हमें जो हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सराउंडिंग से मिलती है। यानी कि सराउंडिंग में चूंकि हीट मौजूद है, वो हीट हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है, तो हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाती हैं, फिर उन्हें ग्राउंड स्टेट में वापस आना होता है। जब वो वापस आती हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या करती हैं, वो रेंज में रेडिएशन को एमिट करती हैं, जो हमें नजर नहीं आती। इसी तरह वो सारी वो डिपेंड करता है कि इसकी कंपोजिशन किस तरह की होती है, उनमें एनर्जी लेवल में डिस्टेंस कितना होता है। सर क्या ह्यूमन कंप्लीट ब्लैक बॉडी हो सकती है परफेक्ट? परफेक्ट ब्लैक बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब है कि उसने जितनी की सारी जो रेडिएशन पे पड़ी है ना 100%, उस पर रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है 100%, और 100% उसने एमिट कर दी है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में ना तो सारी जो है रेडिएशन आती है ना हम पे पड़ती हैं, ना तो वो सारी एब्जॉर्ब होती हैं, और ना ही वो सारी एमिट होती हैं। तो ना तो हम अच्छे एब्जॉर्बर है, ना ही हम अच्छे रेडिएटर है। तो ये जस्ट आइडियल कंसेप्ट है स्टडी करने के लिए। हाँ जी, आइडियली एग्जिस्ट करता है। क्या परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करती है? नो, परफेक्ट रिजिड बॉडी की तानिया एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें ना तो डेफिनेशन ये कहती है कि जब भी जो रिजिड बॉडी होती है, अगर लेट्स सपोज एक रिजिड बॉडी है ये वाली, इस पर 2 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं, तो आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अगर तो ये परफेक्ट रिजिड बॉडी है तो इसकी डायमेंशन में चेंज 0 आएगा। अब जाहिर है कि आप कह सकते हैं कि पत्थर है, आप बोले कि जी मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर तो कोई मतलब है, इसकी डायमेंशन में चेंज आई नहीं, ना इसके लेंथ में इजाफा हुआ, ना इसके वॉल्यूम में, ना इसकी शेप बिगड़ी है, तो ये परफेक्ट रिजिड बॉडी हो गया। ऐसी बात नहीं है। पत्थर पर आप जब उसके कोरस्पोंडिंग फोर्स लगाएंगे ना तो उसमें वो डी शेप हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि आप ये नहीं है कि एक बॉडी सख्त है और आपका फोर्स यानी कि उसकी डिमांड है 1000 न्यूटन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 फोर्स न्यूटन लगाएंगे तब उसके फोर्स टूटेंगे, और आप लगा रहे हैं 80 न्यूटन 200 न्यूटन, फिर तो वो चेंज नहीं ना होनी, क्योंकि डिमांड के मुताबिक जब आप फोर्स लगा रहे हो वो तो आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे, फिर आप ये बोले कि ये परफेक्ट वो रिजिड बॉडी है, वो तो फिर बात गलत हो गई ना। तो रियलिटी में परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब भी आप फोर्स लगाते हैं पार्टी की लेंथ में चेंज आ सकता है, पार्टी की शेप में चेंज आ सकता है, पार्टी की वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिकली ही चेंज क्यों ना हो, चेंज आता जरूर है। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी आइडियल कंसेप्ट है। क्लियर है तानिया? माइकलसन केयरफुली आप पहले उसने क्या किया, पहले उसने कैडमियम के वो स्टेटस फिक्स किया, फिर उसने बोला कि जो मीटर बार था, केयरफुली फाउंड दैट द स्टैंडर्ड मीटर वाज इक्वल टू 1, ये नंबर था, ऑफ दोज वेवलेंथ, यानी कि जो कैडमियम की जो वेवलेंथ एमिट हो रहा था, इतनी वेवलेंथ के बराबर वो क्या आ रहा था, वो स्टैंडर्ड मीटर बार इक्वल आ रहा था, यानी कि उसकी जो लेंथ थी ना इतनी वेवलेंथ के बराबर थी। ठीक है, and thus Michelson found a way of scientists around the world to have a precise standard of wavelength without relying on the standard meter bar। और फिर उसने बोला कि अगर आपने कॉपीज बनानी है तो आप जो ओरिजिनल मीटर बार है उसकी लेंथ के ज़ाहिर आपने बराबर ही बनानी है ना कॉपीज, ये तो नहीं करना कि आप कम या ज्यादा करते हैं। तो अगर आपने इतनी बनानी है तो आप किस पर रिलाई करना छोड़ दें, आप किस पर रिलाई करें, कैडमियम की इतनी जो वेव लेंथ जब वो मिलेंगी इसके बराबर जितनी लेंथ आपको मिलेगी वो आपका 1 मीटर होगा, तो यानी कि इसने आपको रिलाई करना छुड़वा दिया। वो कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद जो मीटर बार था वही ऑफिशियल जो स्टैंडर्ड रहा 1960 तक, हालांकि माइकल सर ने आपको वे बता दिया लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट ना होगा, और 1960 तक वही जो प्लाटिनम इरिडियम का जो एलॉय है वही कंटिन्यू रहा। When the 11th General Conference on Weights and Measure adopted on an atomic standard for the meter, this standard was based on the wavelength in vacuum of a certain orange-red light emitted by the atoms of isotope of krypton। यानी कि इन्होंने माइकल हमारा अडॉप्ट ही नहीं किया, ये किस में चले गए, क्रिप्टोन पे चले गए। वैक्यूम में आपने क्या करना है, वैक्यूम के अंदर ये जो क्रिप्टोन को आपने रखा, यानी कि आपने हवा सारी बाहर निकाल दी है, तो जो ऑरेंज रेड लाइट एमिट हो रही है, और ये क्रिप्टोन का कौन सा आइसोटोप है, 86 नंबर आइसोटोप है, उसकी वेवलेंथ के बराबर इसमें क्या कर दिया इन्होंने, 1 मीटर को डिफाइन कर दिया। अब इन्होंने कितना नंबर दिया, ये वाला नंबर दिया, इन्हें बोले कितनी वेवलेंथ आपकी क्या बोलेगी, 1 मीटर होएगी। Using this standard, it became possible to compare length to a precision below 10 की पावर 9 मीटर, आई थिंक यहाँ पर आता है, उसमें आपको एरर कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 पार्ट मिल रहा था, तो यानी कि बहुत अच्छी प्रिसीजन आपको यहाँ से मिली। तो अब लेक्चर का टाइम रह गया लेस देन 1 मिनट, तो अब 9:15 पर क्लास होगी, क्योंकि 10 मिनट का गैप जो है ना दो वो देते हैं, तो 10 मिनट के बाद यानी कि 9:15 पर आपकी दोबारा क्लास होगी। ठीक है, सर ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको याद करना मुश्किल है। बार बार पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। HR की इंग्लिश मुश्किल होती है, वो करते रहेंगे, कंसेप्ट बस लें, वर्डिंग चाहे रहने दो, वो इशू, वर्डिंग तो याद होनी भी कोई नहीं। जी सर, सर मेरे मेरे पास हार्ड वाला है, हार्ड में बुक है, मैंने हाईलाइट कर लिए पॉइंट्स ये वाले।